न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या आपने इस शहर का नाम सुना है? ये शहर कुछ और नहीं बल्कि नोएडा की फुल फॉर्म है। तो जाहिर तौर पर नोएडा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही नोएडा है जो कभी अपने रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए चर्चा में रहता है, तो कभी अपनी बदहाल सिविक अमेनिटीज के लिए। जाहिर तौर पर नोएडा को समझना जरूरी है क्योंकि दिल्ली एनसीआर के बहुत करीब आता है और भारत के सबसे रैपिडली डेवलप्ड होते क्षेत्रों में से एक है। तो नोएडा की विकास यात्रा क्या रही है, नोएडा किस तरीके से डेवलप हुआ है, नोएडा को क्यों बनाया गया था, नोएडा किसके एडमिनिस्ट्रेशन में के अंदर आता है, आज इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम पॉइंट्स को समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि चैनल की इस नई वीडियो में। सबसे पहले नोएडा का एक सामान्य परिचय जान लेते हैं। नोएडा है क्या, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। तो नोएडा की फुल फॉर्म हमने देखी। नोएडा जो है उसकी फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पर एक शब्द आता है, बाकी सारे शब्द तो आप समझ गए होंगे। एक शब्द आता है आपका ओखला। ओखला क्या है? तो दरअसल ओखला जो है राजधानी दिल्ली का एक छोटा सा इलाका है। इसी इलाके का एक्सटेंशन जो है, इसी इलाके का विस्तार जो है, उसको आज नोएडा के नाम से जाना जाता है। नोएडा को आप कह सकते हैं भारत के कुछ उन चुनिंदा शहरों में से एक माना जाता है जो कि प्लान्ड सिटीज में से एक है। नोएडा जो है वो भारत की प्लान्ड सिटीज है जिसको उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया गया था। कहां पर? उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? नोएडा को स्टैब्लिश किया गया था 1976 में। नोएडा को 1976 में स्थापित किया गया था और ये एनसीआर का हिस्सा माना जाता है। किसका हिस्सा माना जाता है? एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा माना जाता है। अब एनसीआर क्या है? एनसीआर आप देखेंगे कि राजधानी दिल्ली है। राजधानी दिल्ली के आसपास का जो इलाका है उसको एनसीआर कहा जाता है। तो राजधानी दिल्ली सेंटर में आती है और राजधानी दिल्ली के आसपास का जो शहरी क्षेत्र है उसको एनसीआर माना जाता है। और एनसीआर आप कह सकते हैं एक लार्जर रीजन जो है वो बनाता है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ सकता है कि क्या नोएडा का एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या वो दिल्ली सरकार के हाथों में है? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नोएडा जो है वो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा जरूर है, लेकिन नोएडा के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की नहीं है, बल्कि नोएडा के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की है, यूपी गवर्नमेंट की है। जैसे आप देखेंगे कि एक शहर और है जो दिल्ली के काफी करीब पड़ता है, जिसको दिल्ली एनसीआर का हिस्सा मानते हैं, वो है आपका गुरुग्राम। गुरुग्राम जो है वो भी दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, लेकिन गुरुग्राम कहां पे पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। तो गुरुग्राम के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी किसकी है? हरियाणा सरकार की है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो नोएडा की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी किसकी है? नोएडा सरकार की है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नोएडा को भारत के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग शहरों में से एक माना जाता है। जहां पर आपका आईटी हब आपको देखने को मिलेगा, जहां पर फिल्म सिटी आपको देखने को मिलेगी, रियल एस्टेट हॉटस्पॉट माना जाता है और बहुत सारा कनेक्टिविटी जो है वो आपको नोएडा में देखने को मिलेगा। तो ये नोएडा का हमने परिचय देखा। अब यहां पर आप आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि इस रिपब्लिक डे के मौके पर हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपहार लेकर के आए हैं। इस उपहार के तहत हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, हमारी जितनी भी पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, जितनी भी टेस्ट सीरीज कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज पर आपको पेन ड्राइव पर, ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक की छूट आपको मिलेगी। बुक्स और डीएलपीस पर 25% तक का डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा। ये ऑफर 24 से 27 जनवरी तक उपलब्ध है। तो आप इस ऑफर का लाभ अगर उठाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस पूरे ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारा नोट करके रखिए 8750187501। तो ये सबसे पहले हमने एक जानकारी देखी। अब हम बढ़ते हैं आगे और दृष्टि लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप पर आपको कोर्स के बारे में तमाम इंपॉर्टेंट सूचनाएं मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। और हमने देखा था कि नोएडा जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो नोएडा क्या है? ओखला का एक्सटेंशन माना जाता है। तो अब ओखला कहां है? राजधानी दिल्ली का मैप ये आपके सामने मौजूद है। इधर आप देखेंगे तो ये आपका फरीदाबाद आपको नजर आएगा, इधर आपको गुरुग्राम नजर आएगा जो हमने देखा था कि हरियाणा का हिस्सा है। तो ये आप राजधानी दिल्ली के मैप में ये छोटा सा इलाका अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं, यमुना के किनारे एक छोटा सा इलाका मौजूद है। ये इलाका है आपका ओखला का इलाका। ये ओखला का जो इलाका है ये पहले राजधानी दिल्ली में इंडस्ट्रियल इलाका माना जाता था, अभी भी इंडस्ट्रियल इलाका है। तो इसका जो एक्सटेंशन किया गया, इसका जब इस तरफ को एक्सटेंशन आपको देखने को मिला, जो यमुना नदी यहां से निकलती है, इसके दूसरी तरफ आपको जो एक्सटेंशन देखने को मिला, उसी एक्सटेंशन को आज नोएडा के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरा मैप है राजधानी दिल्ली का। यहां पर ओखला मौजूद है और ओखला का एक्सटेंशन, उत्तर प्रदेश में ओखला का जो एक्सटेंशन है उसको नोएडा के नाम से जाना जाता है। तो ये मैप यहां पर आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे और सवाल ये उठता है कि बेसिकली आपका, ये तो हमने देखा कि नोएडा को 1976 में बनाया गया था, लेकिन 1976 से पहले क्या मौजूद था?
उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो 1976 से पहले अगर आप जाकर के देखेंगे तो ये जो पूरा इलाका था, ये पूरा इलाका आपका फार्मलैंड हुआ करता था। ये पूरा इलाका आप कह सकते हैं खेती की जमीन हुआ करती थी। यहाँ पर आप ये पूरा ग्रामीण इलाका हुआ करता था। ये यमुना का फ्लड प्लेन था। यमुना का फ्लड प्लेन होने का मतलब यह है कि बहुत फर्टाइल इलाका है। अगर किसी नदी का फ्लड प्लेन आपको मिलेगा तो वो फ्लड प्लेन बहुत फर्टाइल इलाका होता है, उसकी उर्वरकता बहुत ज्यादा होती है, वहां पर खेती बहुत अच्छी होती है। तो इस एरिया में भी खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो यहाँ पर आपको फार्मलैंड देखने को मिलता था। 80 से ज्यादा यहाँ पर गांव आपको देखने को मिलते थे, जिसमें जो मेन प्रोमिनेंट गांव अगर आप देखें, जैसे बिशराक गांव था एक का, छलेरा गांव था आपका, बहुत सारे गांव यहाँ पर मौजूद थे। इसमें से ये वाला जो गांव है बिशराक गांव, इस गांव को रावण से जोड़ करके देखा जाता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट कहानी आप याद रख सकते हैं, इस गांव को रावण से, और उसमें भी रावण के जो पिता थे, रावण के जो फादर थे, उनसे जोड़ करके इस गांव को देखा जाता है। तो ये भी गांव यहाँ पर मौजूद है। फार्मिंग और कैटल रेयरिंग जो है यहाँ पर जो पशुपालन है, उसको यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के तौर पर देखा जाता था। यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन मौजूद नहीं था। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो रूरल लाइफ थी वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलती थी। लेकिन बाद में इस पूरे क्षेत्र को चयनित किया गया कि यहाँ पर ओखला का एक्सटेंशन किया जाएगा। सरकार ने यहाँ के जो आपके गांव थे, यहाँ के जो ग्रामीण इलाके थे, जहाँ के जो खेत थे, उनको अक्वायर किया, उनसे लोगों को खरीदा गया। उस समय क्योंकि भारत जो है इमरजेंसी में था, आपको पता है 1976 में ये शहर स्थापित किया गया था। 1975 से लेकर के भारत में आपको इमरजेंसी देखने को मिलती है, और इसी इमरजेंसी के दौरान इस पूरे शहर को बनाया गया था। तो इमरजेंसी के दौरान जो लोगों से गांव लिए गए थे, जो लोगों से जमीन ली गई थी, उस जमीन को लेकर भी आपको काफी ज्यादा बाद में विवाद देखने को मिला था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो आपका नोएडा है, नोएडा का एक जो संबंध है वो इमरजेंसी से भी आपको देखने को मिलता है। नोएडा की जो अथॉरिटी है उसको 17 अप्रैल 1976 को गठित किया गया था, और इसको बाद में इंडस्ट्रियल टाउन का डिजाइन दिया गया। इंडस्ट्रियल टाउन यानी कि वो टाउन जहां पर फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज होंगी, जहां पर जो है आपका बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड डेवलपमेंट जो है वो किया जाएगा। तो इसका संबंध जो है, नोएडा का संबंध आप जो हमारी इमरजेंसी रही थी उससे भी जोड़ करके देख सकते हैं। उस समय इमरजेंसी के दौरान अगर आप देखें तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर निकल करके आए थे वो थे संजय गांधी। संजय गांधी का प्रयास ये था कि भारत में राजधानी दिल्ली के करीब एक ऐसा शहर बनाया जाए जिस शहर में हम बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकें। जैसे आपको यूरोप में बहुत सारे ऐसे शहर देखने को मिलेंगे जो कि स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए डिजाइन किए गए थे। तो उनका भी प्रयास यही था कि भारत में राजधानी दिल्ली के करीब एक ऐसा शहर बनाया जाए, और राजधानी दिल्ली के बहुत करीब बनाया जाए, ताकि वहां पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट का फायदा जो है वो हमारी कैपिटल को मिल सके। तो इसीलिए जो आपका जो नोएडा का प्लान जो था वो इमरजेंसी के दौरान तैयार किया गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर, इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके मन में आना चाहिए वो ये है कि आखिर दिल्ली में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, दिल्ली में ऐसी क्या समस्या थी कि हमने दिल्ली के बाहर एक शहर बनाया और राजधानी दिल्ली से अलग उत्तर प्रदेश में शहर स्थापित किया गया। तो हमको 1970 के दशक में जाना पड़ेगा। 1970 के दशक में अगर आप जाएंगे तो उस समय दिल्ली जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा था। ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम दिल्ली में थी, दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आपको पोल्यूशन की प्रॉब्लम दिल्ली में देखने को मिल रही थी। दिल्ली में प्रदूषण जो है वो तो अभी भी मौजूद है, उस समय धीरे धीरे प्रदूषण बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था। इसके अलावा इलीगल फैक्ट्रीज जो थी वो दिल्ली में काम कर रही थी। छोटे छोटे घरों में जो है कॉटेज फैक्ट्रीज, जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है वो स्थापित की जा रही थी। ट्रैफिक बहुत ज्यादा देखने को मिलता था आपको दिल्ली में, और इन्हीं तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से दिल्ली में ये जो तमाम प्रॉब्लम्स मौजूद थी इनको सॉल्व करने के लिए इमरजेंसी के दौरान नोएडा का प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया था, जहां पर यही था कि दिल्ली की जो फैक्ट्रीज हैं उन फैक्ट्रीज को नोएडा में शिफ्ट किया जाएगा। दिल्ली में जो है वो आपको जो दिल्ली में जो आपका इंडस्ट्रियलाइज जो ट्रैफिक होता है उसको कम किया जाएगा। नोएडा में को हम इंडस्ट्रियल टाउन की तरह डेवलप करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा, और स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन इस लिहाज से है कि ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में पड़ता है, तो दोनों क्षेत्रों को जो है आपस में कनेक्ट कर सकता है। इसको क्लीन और प्लान्ड सिटी के तौर पर डेवलप करने की बात जो है वो सरकार की तरफ से की गई थी। तो ये हमने देखा कि आपका ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी दिल्ली में कि नोएडा का गठन किया गया। अब नोएडा जो है, जब से नोएडा का गठन हुआ है उसके बाद आप देखेंगे नोएडा बहुत तेजी से डेवलप हुआ है, खासतौर पर 1990 के दशक के बाद से। 1990 का दशक आपको याद होगा भारत में आईटी रेवोल्यूशन का दशक माना जाता है, जहां पर भारत में कंप्यूटर रेवोल्यूशन आपको देखने को मिला। तो 1990 का जो दशक था वहां पर बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो नोएडा में स्थापित की गई, और इसी वजह से आज देखेंगे आप कि नोएडा को आईटी कंपनियों के हब के तौर पर, नोएडा हो गया आपका, गुरुग्राम हो गया, इनको आईटी कंपनियों के हब के तौर पर देखा जाता है। तो 1990 में भारत में आईटी रेवोल्यूशन आपको देखने को मिला।
सॉफ्टवेयर टेक इंडस्ट्री आपको देखने को मिली। भारत की बहुत सारी एमएनसी कंपनियां जो थी उन्होंने अपने ऑफिस नोएडा में स्थापित किए, उन्होंने नोएडा में इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा फिल्म सिटी नोएडा में स्थापित की गई। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार का प्लान यह है कि नोएडा में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी डेवलप की जाए। तो अभी भी वहां पर फिल्म सिटी मौजूद है और बड़ी फिल्म सिटी जो है उत्तर प्रदेश की सरकार नोएडा में डेवलप करने का प्रयास कर रही है। वहां पर बीपीओ इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पर आपको देखने को मिलती है। नोएडा की जो बीपीओ इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया में काम करती है। पूरी दुनिया में नोएडा की बीपीओ इंडस्ट्री में जो है सर्विस प्रदान करती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट ऑफिस देखने को मिलेंगे, शॉपिंग मॉल देखने को मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट जो है, रियल एस्टेट नोएडा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैकबोन बन चुका है। तो नोएडा के लिए तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं वो नोएडा को क्या बनाती हैं, वो नोएडा को इकोनॉमिक पावर हाउस के तौर पर स्थापित करती हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से नोएडा का ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिला। लेकिन नोएडा कुछ प्रॉब्लम से भी गुजर रहा है। नोएडा में कुछ समस्याएं भी आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो है सीवियर ट्रैफिक कंजेशन। सीवियर ट्रैफिक कंजेशन यानी कि नोएडा में ट्रैफिक आपको बहुत देखने को मिलता है। अगर आप नोएडा में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े लेवल पर ये जो ट्रैफिक जो है आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, आपका सिविक जो मैनेजमेंट है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ भी अब आपका ओवर पॉपुलेशन हो रहा है। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो सिविक अमेनिटीज हैं, जो सिविक सर्विसेज हैं, उन पर आपको दबाव देखने को मिलता है। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाउसिंग कॉस्ट जो है, रियल एस्टेट, हमने देखा नोएडा में जो घरों की कीमतें हैं वो भी आसमान छूती जा रही हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे आपका जो एनक्रोचमेंट है, जो नोएडा में, क्योंकि नोएडा को प्लांट सिटी के तौर पर स्थापित किया गया था, वहां पार्क बनाए गए थे, लेकिन जो आपके ग्रीन स्पेसेस हैं उनका बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट आपको नोएडा में देखने को मिलता है। सीवेज और ड्रेनेज का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। अगर आप नोएडा में रहते हैं या मानसून के दौरान आप नोएडा जाते हैं तो आपने देखा होगा कि नोएडा में अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो उसकी वजह से वाटर लॉगिंग आपको देखने को मिलती है। तो ये भी नोएडा में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कंस्ट्रक्शन डस्ट जो है, हमने देखा था कि राजधानी दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन डस्ट प्रदूषण को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें से बहुत सारा जो कंस्ट्रक्शन डस्ट आता है, जो धूल के पार्टिकल्स आते हैं, वो पार्टिकल्स आपका नोएडा से आते हैं। एयर पोल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज जो है वो अपना प्रदूषण करती हैं, गाड़ियां अपना प्रदूषण करती हैं, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा करता है। ग्राउंड वाटर जो है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं और हैवी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, जिन हैवी इंडस्ट्रीज को बहुत पानी की जरूरत पड़ती है, तो पानी के जो लेवल है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, वाटर टेबल जो है वो भी काफी नीचे जा रहा है। और रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ आपको नोएडा में देखने को मिलेगा। धीरे धीरे नोएडा जो है वो और तेजी से डेवलप होता जा रहा है, और जितनी तेजी से नोएडा डेवलप हो रहा है उतनी ही तेजी से वहां पर आपको इलीगल एक्टिविटीज भी देखने को मिलेंगी। और इसी के साथ आपका नोएडा प्रशासन की तरफ से भी बहुत ज्यादा जो है ध्यान इस तरफ नहीं दिया जा रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम आपको नोएडा में देखने को मिलेंगी, जिन प्रॉब्लम्स पर हमने बात की। इसमें से आपका ये जो सिविक मैनेजमेंट वाला जो सिविक सर्विसेज वाला जो पूरा प्रॉब्लम है वो हाल ही में चर्चा में भी आपको देखने को मिला था, जहां पर नोएडा में एक एक्सीडेंट हुआ था जो कि चर्चा में आया था। लेकिन नोएडा में केवल एक एक्सीडेंट नहीं होता है, नोएडा में आपको बहुत सारे एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ एक्सीडेंट जो है वो चर्चा में आ जाते हैं, कुछ एक्सीडेंट चर्चा में नहीं आ पाते हैं। चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने, ये जो तमाम जरूरी बातें थी ये नोएडा के बारे में हमने देख ली हैं। चलिए, इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। अगर आप जो है रिपब्लिक डे ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, उसके माध्यम से आप जो है इस पूरे ऑफर का लाभ उठा पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।